Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing of how to approach a patient with general symptoms. Today we will discuss, inshallah, a very important topic. This is a very confusing topic sometimes. A lot of patients presented to us in OPD that complaints about weight loss. अक्सर उनकी ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा या मेरा वज़न गिर रहा है, कम हो रहा है। तो हमने उसको किस तरह से अप्रोच करना है ओपीडी में, पैथोलॉजिकल वेट लॉस को कैसे डिफ़ाइन करना है और उसका वर्कअप कैसे करना है, वो इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करते हैं। जर्नल सिम्टम्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसको सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कि एक्चुअली पेशेंट के कहने का मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक पेशेंट कहता है कि मेरा वज़न कम हुआ है, तो आपने ये डिफ़ाइन करना है कि ये पैथोलॉजिकल वेट लॉस है या नहीं है। So what is meant by pathological weight loss? That is unintentional weight loss that is more than 5% reduction in usual body weight over the preceding 6 to 12 months. कि पिछले 6 से 12 महीने में उसका 5% से ज़्यादा वज़न लॉस हुआ हो, and that must be involuntary, that must be unintentional. मतलब उसकी कोई डाइट में तब्दीली ना आई हो, उसने कोई इंटेंशनली कोई डाइट प्लान ना फॉलो किया हो या कोई एक्सरसाइज प्लान फॉलो ना किया हो, मीन्स उसकी कोई लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन उसका वज़न 5% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, इसको हम अनइंटेंशनल वेट लॉस या पैथोलॉजिकल वेट लॉस कहते हैं। व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म? आइदर इट्स डिक्रीज्ड इनटेक, हो सकता है उसका कोई पैथोलॉजिकली डिक्रीज इंटेक हो, एनोरेक्सिया हो उसको, जिससे वो खुद भी आइडेंटिफाई ना कर पा रहा हो या कर पा रहा हो। एसिलरेटेड मेटाबॉलिज्म, यस, देयर आर कंडीशंस जिसमें आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है थोड़ा सा, जैसे हाइपरथायराइडिज्म है, एंडोक्राइनोपैथीज हैं आपके पास, डायबिटीज़ मिलाइटस है जैसे आपके पास, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, जितनी भी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं आपकी, रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ये सब सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, दैट विल इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड इन टर्न्स आपका वेट लॉस हो जाता है। न्यूप्लास्टिक प्रोसेसेस हैं, ये कैकेक्शिया करवाती, ये भी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन भी इंड्यूस करती हैं, एनोरेक्सिया भी काज करवाती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द वेट लॉस एंड इंक्रीज कैलोरिक लॉस, या पेशेंट का कैलोरिक लॉस हो रहा हो आइदर यूरिन और स्टूल के ज़रिए से, लाइक प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हो उसको, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम चल रहा हो उसको, या यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा हो उसको, तो इसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। तो बेसिक मैकेनिज्म्स आपको पता होने चाहिए। एक पेशेंट आपके पास वेट लॉस के साथ आया है, फ़ौरन से आप जहन में सोचें किस वजह से हो सकता है। एनोरेक्सिया है, इसको कोई अंडरलाइंग मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तेज़ हो गया है, या कहीं से कैलोरिक लॉस तो नहीं हो रहा। 3 पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो आपने फ़ौरन से पहले सोचने हैं ऐसे पेशेंट के अंदर जो आपके पास अनइंटेंशनल वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करें। देन व्हाट विल बी द क्लिनिकल अप्रोच? क्लिनिकल अप्रोच क्या होगी ऐसे पेशेंट की? जैसे हमने जर्नल सिम्टम्स की एक अप्रोच डिस्कस की थी, सेम विल बी अप्लाइड हेयर। तो सबसे पहले आप उसका ओडी पैरा करेंगे, उसका ऑनसेट देखेंगे कि किस तरह से उसको वेट लॉस होना शुरू हुआ है। यूजुअली ग्रेजुअल होता है, वेट लॉस एक ग्रेजुअल फिनोमेना है। पेशेंट विल नेवर कंप्लेन कि मुझे सडन ऑनसेट ऑफ वेट लॉस है, अचानक से वजन गिरना शुरू हो गया। ड्यूरेशन यूजुअली क्रॉनिक एंटिटी है, वेट लॉस शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत कम होता है। बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो पेशेंट को, या बिल्कुल ही ओरल इनटेक उसका रुक जाए, फिर हो सकता है, लेकिन उसमें हमारा प्राइमरी कंसर्न वेट लॉस नहीं होता है। तो यूजुअली क्रॉनिक एंटिटी है। एक पेशेंट जो प्राइमरी कंप्लेंट जिसकी वेट लॉस होगी, वो एक लंबे अरसे से एक्सपीरियंस करता आ रहा होगा इस इशू को। उसकी प्रोग्रेशन किस तरह की है? रैपिडली प्रोग्रेसिव है, आया उसमें एपिसोड्स आ रही हैं, बेहतर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बेहतर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, ये सवाल लाजमी करना है आपने इसके अंदर जो है। इज़ देयर एनी एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स? मतलब स्पेशली अगर अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल प्रोसेस आपको कुछ समझ आ रहा है कि उसका कैलोरिक लॉस है, तो उसमें देखें कि उसे कोई एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर है, कोई ख़ास चीज़ के खाने से ज़्यादा होता है मसला उसका, या कोई चीज़ छोड़ने से मसला बेहतर हो जाता है उसका, तो ये आप एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर लाजमी देखेंगे। कीपिंग इन माइंड दीज 3 पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमने उसकी डेफिनेशन के साथ डिस्कस किए थे। तो पहले जब पेशेंट आपके पास आएगा, आपने डिफाइन करना है कि वेदर इट्स एन पैथोलॉजिकल और अनइंटेंशनल वेट लॉस और नॉट। अगर वो डेफिनेशन पूरी हो जाती है, फ़ौरन से मैप बनाए अपने जहन में कि ये 3 पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं ये आपने अपने जहन में रखने हैं। अब आपने उसका ऑडी पैरा शुरू करना है।
ओडिपेरा के बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हैं, जैसे हमने कहा था, आप जनरल सिम्टम्स बाकी सारे पूछेंगे उसके एसोसिएटेड के अंदर कि उसको साथ फीवर तो नहीं हो रहा है, उसको साथ एनोरेक्सिया तो नहीं है, उसको साथ बोन पेन्स वगैरह तो नहीं है, उसको फटीग तो नहीं है साथ कोई, उसको कोई स्किन पर रैश वगैरह तो नहीं है साथ, जो कुछ स्लीप प्रॉब्लम्स, नाइट स्वेट्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। जनरल सिम्टम्स पहले पूछेंगे आप, देन आपने हर ऑर्गन सिस्टम से क्वेश्चन उठाना है ताकि आप उसको स्पेसिफाई कर सकें, उसका फोकस ढूंढ सकें वेट लॉस का जो है। जैसे हमने फीवर में डिस्कस किया था पहले, तो जस्ट लाइक द फीवर, तो आपने फोकस ऑफ वेट लॉस को डिटरमिन करना है कि आया ये जो इसका वजन कम हो रहा है, इसका कहीं पे फोकस तो नहीं है। हो सकता है कोई न्यू प्लास्टिक प्रोसेस उसका चेस्ट में चल रहा हो, लंग कार्सिनोमा हो उसको, हो सकता है उसको माल एब्जॉर्प्शन चल रही हो जो कि जीआईटी का एक प्रॉब्लम है, हो सकता है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट हो, या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो उस पेशेंट को, या हो सकता है वो सीकेडी का पेशेंट हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जा रहा हो पेशेंट वो वाला जो, या हो सकता है उसे कोई सीएनएस रिलेटेड इशू हो जिसकी वजह से, जैसे डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, पार्किंसनिज्म के पेशेंट्स हैं आपके पास, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स हैं, ये सब वेट लॉस के साथ साथ थे। तो आपने तमाम ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो आप सीएनएस के क्वेश्चंस करें, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम के करें, कार्डियो के रिलेटेड करें, जीआईटी से रिलेटेड करें, हेपेटोबिलरी से रिलेटेड करें क्वेश्चंस, जेनेटो यूरिनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करें। जो एक स्कीमेटा है आपके जहन में, वो सारे क्वेश्चंस आपने जनरल सिम्टम्स के बाद इनसे पूछने हैं यहीं पे एसोसिएटेड सिम्टम्स में। जब आप फोकस ढूंढ लें या ना मिले आपको फोकस, देन आपने एंडोक्राइनोपैथीज लाजमी रूल आउट करनी है। वही स्कीम जो हमने हिस्ट्री की देखी थी कि जब आप अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, ये 6 चीज़ें आपने लाजमी पूछनी है, इसमें ड्रग्स हैं, एंडोक्राइनोपैथीज हैं, रोमेटोलॉजिकल या ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं। तो एंडोक्राइनोपैथीज में अपने थायराइड डिस्फंक्शन का लाजमी डिटरमिन करना है। हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट आपके पास वेट लॉस के साथ आ सकता है। एडोलेसेंट एज में हाइपोथायराइड पेशेंट भी आपके पास वेट लॉस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने दोनों तरह के सिम्टम्स पूछने हैं कि आपको गर्मी ज़्यादा तो नहीं लगती है, हाथ कांपते तो नहीं है, दिल तेज़ तो नहीं धड़कता है, भूख ज़्यादा तो नहीं लगती है, पतले खाने तो नहीं लगे रहते, डर खौफ वाली कैफियत तो नहीं रहती है आपकी, ये हाइपर के फीचर्स हैं। हाइपो में क्या है, सुस्ती सी तो नहीं रहती है, डिप्रेशन का एलिमेंट तो नहीं है आपको, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है बहुत ज़्यादा, भूख कम तो नहीं होगी आपके, जिल्द सख्त तो नहीं हो रही, बाहर उड़ तो नहीं रहे आपके, ये हाइपोथायराइडिज्म के फीचर। एड्रिनल इंसफिशिएंसी, यस, एड्रिनल इंसफिशिएंसी के अंदर बहुत टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, पेशेंट आपको कंप्लेंट करता है वेट लॉस की, उसको नॉन स्पेसिफिक अब्डोमिनल पेन्स होती हैं, अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के स्पेल्स आते हैं, पोस्टरल डिजीनेस के स्पेल्स आते हैं, डार्कनिंग ऑफ क्रीजेज इनर साइड ऑफ बकल म्यूकोजा और स्किन होती है इसके अंदर, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। तो वो क्वेश्चंस आप पूछेंगे। पिट्यूटरी डिस्फंक्शन का पेशेंट आपके पास वेट लॉस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म का पेशेंट। तो ये 3 चीज़ें आपने बैक ऑफ द माइंड में रख के एंडोक्राइनोपैथीज को रूल आउट करना है। देन ऑटोइम्यून कंडीशंस, ऑलमोस्ट ऑल ऑटोइम्यून कंडीशंस कैन कॉज वेट लॉस। स्पेसिफिकली जो 4 मोटी कॉमन है जिनको आपने लाजमी रूल आउट करना है अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी और हिस्ट्री में भी, SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE तो नहीं है। उसका जो क्राइटेरियल क्वेश्चंस हैं कि जॉइंट पेन स्वेलिंग तो नहीं है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स की, रेनार्ड फिनोमेना तो नहीं है, फोटोसेंसिटिविटी तो नहीं है, बाल गुच्छों की सूरत में तो नहीं गिरते हैं, मुंह में रैश तो नहीं बनता है आपके, प्लूराइटिस, पेरिटोनाइटिस, सिरोसाइटिस के फीचर्स तो नहीं आ रहे हैं, डार्क डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन तो नहीं है, हिमेचूरिया, प्रोटीन यूरिया वगैरह तो नहीं है पेशेंट को, जो कोई स्किन रैश वगैरह तो नहीं बनता है। तो SLE का पूछ लें, RA का पूछ लें, वेस्कुलिटिक कोई पैथोलॉजी तो नहीं चल रही है पेशेंट को, सार्कोइडोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक पेशेंट आपको इंटेंशनल वेट लॉस के साथ आता है, उसको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी है, ड्राई कफ भी रहती है, आप एक्सरे करते हैं उसमें हाइलर लिम्फेडिनोपैथी मिल जाती है, एरिथीमा नोडोजम मिल जाता है आपको, जॉइंट पेन्स खासतौर पे एंकल जॉइंट पे आर्थराइटिस मिल जाता है, तो सार्कोइडोसिस आप टॉप पे रखेंगे अपने डिफरेंशियल्स के अंदर जो है। लेकिन आपने ये रूल आउट करने, आउट ऑफ ऑल ऑटोइम्यून कंडीशंस, ये 4 आपने पहले सोच के जहन से निकालने हैं। अगर आप पीछे सारा हिस्ट्री लेते आए हैं और आपको कोई फोकस नहीं मिल सका है और एंडोक्राइनोपैथीज में भी आपको कोई खास काज नहीं मिली है, देन आप ऑटोइम्यून कंडीशंस में इन 4 को टॉप पे रख के फिर बाकी चीज़ें भी रूल आउट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। मेडिकेशंस, प्रिस्क्राइब्ड नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो वेट लॉस करवाती हैं, जिनमें प्रिस्क्राइब भी हैं। बाज़ लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे होते हैं, या किसी और वजह, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स का सम वेट लॉस, तो वो भी वेट लॉस करवा देते होते हैं। तो किसी और रीज़न से एक पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है, उससे हो सकता है उसको वेट लॉस होना शुरू हो जाए। इसी तरह
टोपरामेट है, टोपरामेट इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक। हो सकता है एक पेशेंट एपिलेप्टिक है, वो अपनी डिजीज़ प्रोसेस के लिए जो है वो टोपरामेट ले रहा है, तो उससे उसको वेट लॉस हो रहा हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो हो सकता है। सूडोएफिड्रिन है, वो अगर कोई पेशेंट प्रिस्क्राइब नॉन प्रिस्क्राइब यूज़ कर रहा है अपने फ्लू के लिए, उससे पेशेंट को वेट लॉस हो सकता है। सो ऑलमोस्ट देयर आर दिस इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस। तो आपने पेशेंट से उसकी मेडिकेशंस लाजमी पूछ लेनी है, बेशक उसको बाद में टैली कर लें अपने लिटरेचर के साथ, क्या है जो मेडिसिन ले रहा है ये वेट लॉस करवाती तो नहीं है। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप पूरी लिस्ट याद करें कि वेट लॉस कौन कौन सी मेडिकेशंस करवाती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये कंसेप्ट लाजमी होना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन वेट चेंजेस करवा सकती है, ताकि आप ये अपना प्रोस्पेक्टिव ब्रॉड रखें, वो नैरो ना करें कि अच्छा नहीं ये तो फलां दवाई ले रहा है तो ये तो नहीं करवाती वेट लॉस जो है। तो ये प्रोस्पेक्टिव अपना ब्रॉड रखें। एनी मेडिकेशन कैन काज चेंज इन वेट। इस तरह अल्कोहल अब्यूज़, इलिसिट ड्रग अब्यूज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं, स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकिंग जो है ये वेट लॉस करवा देती होती है। देन हिस्ट्री ऑफ कंटेक्ट विद ट्यूबरकुलोसिस, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो है, टीबी से कंटेक्ट की हिस्ट्री लाजमी लें। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आपके पास फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो हो सकता है उसमें प्रेडोमिनेंट कंप्लेंट जो पेशेंट आपको बताए वो ये बताए कि डॉक्टर साहब मेरा वजन गिर गया। आप प्रोब करें तो आपको लो ग्रेड फीवर भी दे दे पेशेंट और नाइट स्वेट्स भी दे दे, आपको नहीं भी देता देन फिर भी अगर उसको टीबी कंटेक्ट की हिस्ट्री मिल जाती है, उसके घर में कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट रहा है या उसका कोई क्लोज कंटेक्ट रहा है टीबी के पेशेंट के साथ, ही माइट बी अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सेक्सुअल एक्सपोजर, HIV, स्पेसिफिकली HIV एड्स, इसमें वेट लॉस इज़ वेरी प्रिडोमिनेंट सिम्टम। तो इसमें अगर आपको फोकस नहीं मिला है वेट लॉस का, तो आपने HIV को लाजमी रूल आउट करना है। एंड यूनिवर्सली तमाम पेशेंट्स जो आपके पास अनइंटेंशनल वेट लॉस के साथ आएँ, उनका सेक्सुअल एक्सपोजर और HIV की स्क्रीनिंग आपने लाजमी करवानी है। वायरल हेपेटाइटिस को रूल आउट करें। हेपेटाइटिस B एंड C इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, तो उसको आपने रूल आउट करना है। दैन इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, ये 3 चीज़ें आपने पहले नंबर पे रूल आउट करनी है। इसके अलावा कोई आपको दे देता है पेशेंट हिस्ट्री जो है, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है इस तरह का, जैसे लेड पॉइजनिंग्स हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो वेट लॉस करवाती हैं, तो वो भी आप प्रोब करेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द पेशेंट टेल्स यू अबाउट हिज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। लेकिन ये 3 चीज़ें आपने टॉप ऑफ द लिस्ट पे रखनी है जिसको आपने रूल आउट करना है। देन साइकेट्रिक हिस्ट्री, यस, ये एक एडिशनल चीज़ है जो जनरल सिम्टम्स में आपने वेट लॉस के प्रोस्पेक्टिव में लाजमी पूछनी है कि पेशेंट की साइकेट्रिक हिस्ट्री क्या है, हाउ इज ओरिएंटेशन, मेमोरी, मूड, इंसाइट, ये आपने देख लेना है। क्योंकि वेट लॉस इज़ अ वेरी प्रिडोमिनेंट सिम्टम ऑफ depression, it's a very predominant symptoms of psychosis, it's a very predominant symptom of dementia। तो ये इस पेशेंट आपको प्रेजेंट कर सकता है साइकेट्रिक इलनेस का वेट लॉस के साथ जो है। सोशल हिस्ट्री लाजमी लेनी है आपने। बाज़ देयर इज़ नो पैथोलॉजिकल काज ऑफ वेट लॉस, बाज़ सोशल फैक्टर्स ऐसे होते हैं, फैमिली सपोर्टिव नहीं है उस पेशेंट की, या पॉवर्टी ज़्यादा है, खाने को कुछ नहीं है, एडिक्वेट डाइट नहीं है उस पेशेंट की, या सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है, या अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है, गुड क्वालिटी फूड नहीं है, सपोर्ट नहीं है। जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, घर में अकेला है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, निगलेक्टेड है, और साथ मल्टीपल कोई कोमॉर्ब्स भी चल रहे हैं, तो उसमें सोशल फिनोमेना, सोशल फैक्टर्स बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं पेशेंट की अच्छी हेल्थ और अच्छी डाइट और अच्छे वेट के साथ जो है। तो सोशल हिस्ट्री आपने लाजमी उस पेशेंट की प्रोब कर लेनी है। So after completing the history, we will move to the examination. It's again very important thing. जैसे हमने जनरल सिम्टम्स की अप्रोच में डिस्कस किया, हमने फीवर की अप्रोच में डिस्कस किया, आपने स्टार्ट करना है वाइटल्स से। आप सबसे पहले वाइटल्स लेंगे कि आया इस वक्त कोई हीमोडायनामिकली अनस्टेबल तो नहीं है पेशेंट, पल्स ठीक है उसकी, BP ठीक है उसका, पोस्टर ड्रॉप वगैरह तो नहीं है उसको, टेम्परेचर तो नहीं है पेशेंट को इस वक्त जो है, रेस्पिरेटरी टिकिपनिक तो नहीं है पेशेंट, टेकिकार्डिक तो नहीं है पेशेंट आपका, GCS ठीक है इस वक्त उसका, ब्लड शुगर भी आप वाइटल्स में काउंट कर लें, ब्लड शुगर चेक कर लें उसकी कि वो किस तरह की है। अगर तो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, दैट मीन्स द पैथोलॉजिकल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और अभी पेशेंट आपके पास एक क्रिटिकल हालत में, क्रिटिकल कंडीशन में प्रेजेंट किया। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं वो आपके पास हीमोडायनामिकली अनस्टेबल भी आ सकते हैं। सुवेयर माल अब्जॉर्प्शन के केसेस आपके पास हीमोडायनामिकली अनस्टेबल आ सकते हैं। CKD CLD के पेशेंट आपके पास हीमोडायनामिकली अनस्टेबल आ सकते हैं।
HIV के पेशेंट या कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगी, वो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रेजेंट कर सकते हैं आपके पास जो है वो, लेकिन प्रेजेंटिंग इम्प्लेंट हो सकता है वो आपको वेट लॉस भी दे। तो वाइटल्स आपने डिटरमिन करने हैं कि व्हाट्स द हीमोडायनेमिक स्टेटस ऑफ दैट पेशेंट। देन GP जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, अगेन सेम पैटर्न, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द हैंड्स, आप हाथों से शुरू करके ऊपर चलते जाएंगे। बैकग्राउंड पे आपने एटियोलॉजीज जो रखनी है वो वही है जो हिस्ट्री में आपको मिली है। अगर कोई फोकस मिल गया है, लाइक किडनीज का फोकस मिल गया है आपको, तो आप CKD को, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जहन में रख के आगे चलते आएंगे, उसकी फीचर्स GP में देखते आएंगे। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल काज मिल जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप चलते आएंगे। पेशेंट न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का मिल जाता है, उसको न्यूरोफाइब्रोमास और उसके हवाले से देखेंगे आप जो। और अगर पेशेंट आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मिल जाता है, वो हिस्ट्री में आपको फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशंस, चेस्ट पेन देता है आपको, और IV ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री भी है उसकी, आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखते हैं तो स्टिग्मेटा ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को देखेंगे आप। एक पेशेंट आपको क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस की हिस्ट्री दे देता है, और साथ आपको कोई डिकम्पनसेटेड सिरोसिस के फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो आप स्टिग्मेटा ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ को GP में देखते आएंगे। तो यू स्टार्ट फ्रॉम द हैंड्स और आप ऊपर जाके फेस, देन नेक एंड डाउन टिल पिडल एडिमा, आप वो सारा GP अपना कंप्लीट करेंगे। कीपिंग इन माइंड व्हाट यू हैव फाउंड इन द हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपने टेलर करना है अपने GP को। देन सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, अब चूँकि जनरल सिम्टम है, हमने जनरलाइज्ड एक सिस्टेमिक रिव्यू पूरा करना है एग्जामिनेशन के अंदर भी। आप चेस्ट प्रिकॉर्डियम भी ऑस्कल्टेट करेंगे, बैक ऑफ द चेस्ट को भी एग्जामिन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी पूरा करेंगे अपना इस पेशेंट के अंदर जो है, जेनिटल एग्जामिनेशन भी करेंगे, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करेंगे। खासतौर पे अगर मैलिग्नेंसी आपको लगती है एंड यू डिडंट फाइंड द प्राइमरी इन हिस्ट्री, तो अब आपने प्राइमरी ढूंढना भी है। हो सकता है वेट लॉस हो, पेशेंट आपको बताए कि मुझे हल्की फुल्की कफ रहती है, आप एग्जामिनेशन करें, आपको एक लोब कोलैप्स मिल जाए, राइट एपिकल लोब जो है वो कोलैप्स मिल जाए, आपको ट्रेकिया डेविएटेड मिल जाए उस तरफ, एपिकल ट्यूमर हो सकता है लंग का उसका जो है। तो एग्जामिनेशन इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। तो आपने बहुत तहम्मुल से और डिटेल्ड सिस्टेमिक रिव्यू करना है एग्जामिनेशन में ऐसे पेशेंट का जो आपके पास वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करें। सो व्हाट विल बी द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो आप सोचेंगे पेशेंट्स में वेट लॉस के। सो जो हम कहते हैं कि हाउ विल वी कंस्ट्रक्ट द डायग्नोसिस ऑफ वेट लॉस। सो पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हमने सबसे पहले देखना है। देन साइकोसोशल इश्यूज एंड मेडिकेशंस, तीन बड़ी एंटिटीज़ में हम इसको डिवाइड करेंगे जब हम इस पेशेंट का डायग्नोसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमारे पास मैलिग्नेंसीज आ जाती हैं, GI डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इन्फेक्शंस आ जाती हैं, एंड ऑर्गन डिसफंक्शंस आ जाते हैं, एंडोक्राइनोपैथीज हैं, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, एंड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस हैं। ये 5 से 6 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें आपने पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को ढूंढना है जो वेट लॉस करवा सकते हैं। और यही हमने अपनी स्कीम बनाई हुई है कि आप जैसे ही OD पैरा करेंगे उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम में आपने जर्नल के बाद ये सारे सिस्टम्स को टच करना है टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग काज। तो बैकग्राउंड में आपकी ये पिक्चर होनी चाहिए एटियोलॉजी वाली कि मैं देख क्या रहा हूँ। मैं मैलिग्नेंसीज को देखना चाह रहा हूँ, मैं GI डिसऑर्डर्स को देखना चाह रहा हूँ, मैं इन्फेक्शंस को देखना चाह रहा हूँ, मैं एंड ऑर्गन डिसफंक्शंस देखना चाह रहा हूँ, मैं एंडोक्राइनोपैथीज को, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस को। ये चीज़ें आप चाह रहे होते हैं देखना, इससे फिर हम आगे चल के प्रूव करेंगे। तो देन पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं मैलिग्नेंसीज में? सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर्स, नॉट ऑल ट्यूमर्स कॉज वेट लॉस। सारे ट्यूमर्स वेट लॉस नहीं करवाते, नो, देयर आर लॉट ऑफ ट्यूमर्स जिनमें वेट चेंजेस नहीं आती हैं, जैसे टेस्टिकुलर ट्यूमर है, बहुत कम है। थायराइड का कोई ट्यूमर आ जाए, बहुत कम है कि उसमें वेट चेंजेस आए आपके पास। यूजली सॉलिड ऑर्गन के जो ट्यूमर्स होते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, लंग कार्सिनोमा है, ये वेट लॉस करवाते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर्स हैं आपके पास, ये हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास हैं, ये वेट लॉस करवाते हैं। तो इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग अ मैलिग्नेंसी, आप कम से कम उस पेशेंट का ESR करवा लें, उसका एक CBC विद पेरिफेरल स्मेयर करवा लें, उससे हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज थोड़ा स्क्रीन हो जाएंगी। सॉलिड ट्यूमर्स में ESR काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होगा उसके अंदर। या आपको हिस्ट्री में कोई ऑर्गन सजेस्टिव मिल जाता है तो आप उसका रेलेवेंट ट्यूमर मार्कर भी भेज सकते हैं, जैसे HCC है, अल्फा फिटोप्रोटीन भेज दें। कोलोरेक्टल की सस्पिशन है, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स मिल जाती हैं आपको, और एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है, पेशेंट कहता है कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशन लगते हैं, कभी कभार खून भी आ जाता है मुझे थोड़ा बहुत, तो आप CEA लेवल्स भिजवा सकते हैं उसके। ये एक पेशेंट है जो प्रलॉन्ग गैस्ट्राइटिस की कंप्लेंट के साथ आ रहा है और अब वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ही भूख मर गई है, वजन भी कम होना शुरू हो गया अचानक से,
और थोड़े बहुत काले रंग के पखाने भी आते हैं, तो आप गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करेंगे उसके अंदर जो। या एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पेशेंट आ जाता है, तो वो सी हेड ऑफ पैनक्रियाज हो सकता है या कोलेंजियोकार्सिनोमा हो सकता है आपके पास, उसमें CA19 लेवल्स आप भिजवा सकते हैं। फीमेल है उसमें ब्रेस्ट कैंसर आपके पास हो सकता है, वो आ सकता है आपके पास में। तो आप ने जो फर्दर वर्कअप है वो डिपेंड करता है व्हाट यू हैव फाउंड इन योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, वहाँ पे आपको मैलिग्नेंसी कहाँ की मिली। तो मैलिग्नेंसीज को देखने के बाद सेकंड जो आपके माइंड में आना चाहिए डिफरेंशियल, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल काजेज हैं, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन में पढ़ के हैं पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर, क्या इधर डिक्रीज इनटेक हो सकता है, एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म हो सकता है, या कैलोरिक लॉस हो सकता है। तो जीआई कॉजेज के अंदर यूजुअली आपके पास वो सारी कॉजेज आती हैं जहाँ पे कैलोरिक लॉस हो रहा होता है। तो क्रॉनिक डायरिया का पेशेंट है आपके पास, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जैसे सेलिक डिजीज है, वेरी कॉमन काज ऑफ वेट लॉस। एक पेशेंट में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एनोरेक्सिया और वेट लॉस ही मिलता है सिर्फ, तो सेलेक का वर्कअप आपने मैंडेटरी करवाना है, वो नहीं छोड़ेंगे आप। ये वेट लॉस की स्क्रीनिंग के अंदर हम मैंडेटरी करते हैं सेलेक के वर्कअप को, चूँकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आपके पास सिर्फ वेट लॉस के साथ आते हैं और कोई सिम्टम नहीं होता, अब माल एब्जॉर्प्टिव डायरिया भी नहीं होता उनके अंदर, लेकिन वेट लॉस के साथ आते हैं और उनका सीलेक निकलता है एंड पे जो। तो ये आपने लाजमी कंसिडरेशन में रखना है वेट लॉस की अप्रोच में। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का पेशेंट है, ब्लडी डायरिया है, उसको जो है मल्टीपल एपिसोड्स हैं लूज स्टूल्स की, या पसी डायरिया उसको हो रहा है, तो आप IBD सस्पेक्ट करेंगे। इसमें आप पेशेंट का स्टूल एनालिसिस एंड स्टूल फॉर कॉलप्रोटेक्टिन लेवल्स करवा लेंगे आप। गैस्ट्रिक काजेज हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, गैस्ट्रोपैरेसिस है, जिसको आप स्क्रीन करने के लिए अपर जी एंडोस्कोपी करवा लेंगे उस पेशेंट की। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल काजेज आपने देखनी है मैलिग्नेंसीज के बाद। देन क्रॉनिक इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस में 3 बड़ी इन्फेक्शंस जो आपने, जो पाकिस्तान में कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे। हिस्ट्री ऑफ कंटेक्ट लें, कंटेक्ट की हिस्ट्री नहीं भी मिलती है, अब पाकिस्तान के अंदर ट्यूबरकुलोसिस इज़ वेरी कॉमन, तो इसमें आपको कंटेक्ट नहीं भी मिलता है, अगर आपकी क्लिनिकल सस्पिशन हाई है तो आप इसको स्क्रीन लाजमी करेंगे। अगर आपको स्पूटम नहीं मिलता, चेस्ट एक्सरे पे भी नहीं मिलता है, तो आप इसका T-स्पॉट टेस्ट करवा के देख लें, दैट इज़ अ गुड स्क्रीनिंग टूल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। HIV सीरोलॉजी आप भेजेंगे उस पेशेंट की जो है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस B C वायरल मार्कर्स करवाएंगे उस पेशेंट की। पैरासिटिक इन्फेस्टेशन ये लाजमी देख लें, उससे पूछ लें कि आपके पखाने में कीड़े वगैरह या उनके अंडे वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन स्टिल अगर नहीं भी आते हैं, हमारे सेटअप के अंदर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन इज़ वेरी अमंग द वेरी कॉमन काज ऑफ वेट लॉस, या बच्चों के अंदर वेट गेन ना करने की एक बहुत बड़ी वजह पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होती है। देन एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन, जितने भी सीज हैं आपके, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, CKD है, CVA है, दैट दीज 4 और 5 सीज, ये सारे के सारे जो हैं ये वेट लॉस करवाते हैं। इनके अंदर एनोरेक्सिया भी होता है, कैलोरिक लॉस भी हो रहा होता है किसी ना किसी तरह से पेशेंट का जो है, और एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है किसी ना किसी तरह से। तो एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन जो है ये इट्स वेरी कॉमन काज ऑफ वेट लॉस। तो आपने CCF को लाजमी रूल आउट करना है। पेशेंट कहता है कि मुझे एक्सर्शनल डिस्निया हो रहा है, आप प्रिकॉर्डियम में देखते हैं आपको गैलप मिल जाता है, P2 लाउड मिल जाती है आपको, पैरासोनल हीव मिल जाती है, चेस्ट में बायोबेजुलर क्रेप्स मिल जाते हैं आपको, दैट मीन्स पेशेंट इज इन CCF। तो आप उसकी इकोकार्डियोग्राफी करा के उसे कंफर्म करेंगे। CLD का पेशेंट है, आपको एग्जामिनेशन पे स्टिग्मेटा ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ मिल जाते हैं। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे हेपेटोमेगैली होती है, या स्प्लीनोमेगैली मिलती है, या एसाइटिस मिल जाती है आपको। CKD हाफ एंड हाफ नेल्स मिल जाते हैं आपको। प्रोराइटस डस्ट की सिलुक का पेशेंट की, कैकेक्टिक का पेशेंट थोड़ा सा आपका, आप यूरिया क्रेटिनिन ऑर्डर करें, सामने क्रेटिनिन एलिवेटेड मिलता है आपको, और साथ रिस्क फैक्टर्स मिल जाते हैं, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो CKD हो सकता है। CVA वो तो ऑब्वियस होती है, पेशेंट को एक साइड की वीकनेस होगी आपके पास, या प्रीवियस हिस्ट्री होगी उसकी, कोई स्लैरिंग ऑफ स्पीच की, कोई एफेजिया की, कोई हेमीपैरेसिस की, या हेमीसेंसरी लॉस की, तो CVA हो सकता है। एंडोक्राइनोपैथीज, यस, डायबिटीज़ मेलाइटस टॉप ऑफ द लिस्ट। ये तो हर पेशेंट जो भी वेट लॉस का आपके पास आया, आपने डायबिटीज़ लाजमी स्क्रीन करनी है, थायराइड डिस्फंक्शन लाजमी, TSH उसका लाजमी कराना है आपने, एड्रिनल इनसफिशिएंसी एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म, ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली आप देख लें। अगर आपको कोई चीज़ सजेस्टिव मिलती है तो देन आप उसका 8 AM सीरम कॉर्टिसोल भेज दें, और हाइपोपिट्यूटरिज्म के लिए स्क्रीन कर लें उस पेशेंट को साथ जो। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, SLE, RA, वेस्कुलाइटिस, सार्कोइडोसिस, हमने पहले कहा था कि अगर आपको फोकस नहीं मिलता है, एंडोक्राइनोपैथीज भी आप रूल आउट कर चुके हैं, देन सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की तरफ आपने आना है।
बात चीज़ें आपको ऑब्वियस हिस्ट्री एग्जामिनेशन में मिल जाएंगी, लाइक पेशेंट आपको जॉइंट स्वेलिंग आर्थराइटिस की कंप्लेंट कर देगा, कोई रैश टिपिकल आपको मिल जाता है जो वेस्कुलेटिक है, रीनल इन्वॉल्वमेंट टिपिकल मिल जाती है आपको उसके अंदर, फोटोसेंसिटिव रैश, ओरल अल्सर्स वगैरह, लिम्फेडिनोपैथीज वगैरह, ड्राई कफ, चेस्ट में हाइलर लिम्फेडिनोपैथी वगैरह। तो ये चीज़ें अगर सजेस्टिव मिल जाती हैं आपको सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की, वेल एंड गुड। नहीं है तो ये चार चीज़ें कम से कम आपने जहन में रखनी है और इसको रूल आउट करना है। एसएलई के लिए आप ANA लेवल्स करवा लेंगे, RA के लिए आप RF फैक्टर करवा लेंगे, वेस्कुलाइटिस को आप एनका लेवल्स करवा के रूल आउट कर लें, और या बाज़ बायोप्सी करवानी पड़ती है वेसल की आपको, सार्कोडोसिस चेस्ट एक्सरे आप करवा लें उस पेशेंट का, और एस लेवल्स करवा लें आप उस पेशेंट के जो है। सो दिस विल बी द इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे कोई सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन मिली है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यस, अल्जाइमर्स एंड अदर डिमेंशियाज, पार्किंसनिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अदर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का सारा डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन पे होता है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन के ऊपर अल्जाइमर्स मिल जाता है, एक पेशेंट अल्टर्ड है, ओरिएंटेड नहीं है टाइम प्लेस एंड पर्सन के अंदर, आप उसका मिनिमेंटल स्कोरिंग करें वो आपको लेस देन 23 मिलती है, एंड आप यू लेबल दैट पेशेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, तो वो आपके पास वेट लॉस के साथ आ सकते हैं। पार्किंसनिज्म के टिपिकल फीचर हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, ब्रेडिकानेजियाज आते हैं, रिजिडिटी होती है, स्पेशली कॉगविल रिजिडिटी, और कोई मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं लाइक कोरिया है, एथिटोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक पेशेंट आपके पास मल्टीपल एपिसोड्स के साथ आता है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की, और आप MRI करवाते हैं और उसमें वाइट मैटर लीजन्स मिल जाती हैं, दैट इज सेग्रीगेटेड इन टाइम प्लेस, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस में भी पेशेंट आपके पास वेट लॉस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, CNS ट्यूमर्स हो सकते हैं आपके पास जो कि वेट लॉस करवा सकते हैं। तो ये मेजर एटियोलॉजीज़ हैं जो आपने देखनी है, जो आपने रूल आउट करनी है। एक पेशेंट जिसको आप वेट लॉस के लिए देख रहे हैं, उसको एग्जामिन कर रहे हैं, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं पीछे, दीज आर द मिनिमम स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस जो आपने वेट लॉस के लिए लाजमी करवानी है। CBC विद पेरिफेरल स्मेयर आप करवाएंगे, उसमें आपको अनीमिया का आइडिया हो जाएगा, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के लिए स्क्रीन कर लेंगे आप, ESR CRP, ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हों या मैलिग्नेंसीज हों उसमें ये एलिवेटेड होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस के अंदर ये एलिवेटेड होता है, ब्लड शुगर डायबिटीज़ को रूल आउट कर लें, LFTs RFTs आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को इससे रूल आउट कर लेंगे, स्क्रीन कर लेंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आपको किसी हद तक आइडिया एडिसन्स का इससे हो जाएगा, मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटीज़ का आइडिया हो जाएगा इससे। TSH थायराइड को रूल आउट करेंगे, CLX स्क्रीन आप लाजमी करवाएंगे, स्टूल एनालिसिस एंड अकल्ट ब्लड, यस, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, GI मैलिग्नेंसीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आप इसे स्क्रीन कर लेंगे। चेस्ट एक्सरे, कोई चेस्ट की मैलिग्नेंसी, कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़, ये इससे आप रूल आउट कर लेंगे। कार्डियोमेगाली लीडिंग टू कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, वो आप चेस्ट एक्सरे पे रूल आउट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड चेस्ट एंड एब्डोमेन आप करवा के देख लेंगे, उसमें आपको एफ्यूजन्स मिल सकती हैं, एसाइटिस, सिरोसिस का एविडेंस मिल सकता है। Tumor markers, yes, if you find something in your history and examination, तो आप CEA levels, PSA levels, CA-125 और अल्फा फीटोप्रोटीन, ये स्क्रीनिंग ट्यूमर मार्कर्स हैं जिनकी एक सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज ट्यूमर मार्कर्स आर नॉट रिकमेंडेड टू मेक अ डायग्नोसिस, दे आर मेंट टू स्क्रीन द पेशेंट। तो CEA लेवल्स जो है वो आप कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में भेजेंगे, PSA लेवल्स आप जो है वो प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी में भेजेंगे, CA-125 आप ओवेरियन कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स आप पेशेंट की हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए भेज सकते हैं। CT चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विस, ये स्टेजिंग और CT हम इसको कहते होते हैं। अगर आपको मैलिग्नेंसी का एविडेंस मिल जाता है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पे, या ट्यूमर मार्कर्स एलिवेटेड मिल जाते हैं, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इज़ आप CT चेस्ट एब्डोमेन एंड पेल्विस करवाएं, क्योंकि मेजर ट्यूमर्स आपके यहीं पे ही पड़े होते हैं, इसी एरिया के अंदर जो उसकी चेस्ट की मैलिग्नेंसी है, गैस्ट्रिक है, हेपेटोसेलुलर है, पेनक्रियाटिक है, ओवेरियन है, कोलोरेक्टल है, वो आपका CT चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस के ऊपर आ जाएगा। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस दैट यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल ऑर्डरिंग अ केस ऑफ वेट लॉस। तो जब भी आपने वेट लॉस का केस आए, इसी पैटर्न से हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, अपने जहन में एक डिफरेंशियल कंस्ट्रक्ट करना है इन्हीं एटियोलॉजीज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए, और इस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन उसकी ऑर्डर करनी है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली जो भी आपका डायग्नोसिस बनता है, यू विल प्रोसीड विद द मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी एक अप्रोच बनाएं,
और उसको प्रैक्टिस करें अपने वार्ड्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।